नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप? मस्त हो ना एकदम? हाँ, मुझे उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जर्नल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। अग्निवीर वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, आगे भी आपके लिए और प्रश्न लेकर आता रहूंगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे भाइयों। स्टार्ट करता हूं मैं आज का जो हमारा पेपर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? सबसे पहली बात तो भैया, धातु क्या होती है? धातु की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये विद्युत की चालक होती है। क्या होती है दूसरी विशेषता? ये कठोर होती है। भैया, इनमें धात्विक चमक होती है। क्या होती है इनमें? धात्विक चमक होती है दोस्तों। धातुएं चमकती है ना, धात्विक चमक होती है दोस्तों। और भी होता है इन्हें पीठ आघात वर्धनीयता होती है। इनमें आघात वर्धनीयता होती है। आघात वर्धनीयता का मतलब है कि अगर इन्हें हथौड़े से पीटा जाए तो इन धातुओं की चादर प्राप्त की जा सकती है। जैसे प्लेट हो गई, घर में थाली हो गई, ठीक है दोस्तों, आलमारी हो गई लोहे की। सब कैसे बनाई गई है? धातुओं की चादरों से ही बनाई गई है। ये सारे गुण पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ अपवाद भी है। अपवाद आप देख सकते हैं। अपवाद जैसे कि एक धातु है पारा, जिसको इंग्लिश में मरकरी भी कहते हैं दोस्तों। और इसका जो प्रतीक है ना, क्या इसका जो प्रतीक है वो है Hg। क्या है दोस्तों इसका प्रतीक? Hg है। और ये जो धातु है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। कैसे रहती है दोस्तों? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है दोस्तों। कैसे रहती है? द्रव अवस्था में यह रहती है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर सही उत्तर क्या हो गया हमारा? पारा हो गया दोस्तों। क्या हो गया? पारा हो गया। और आपको लोहे का तो प्रतीक पता ही होगा दोस्तों, Fe होता है, Fe। इसी प्रकार से तांबे का अगर आपसे कोई प्रतीक पूछे या सिंबल पूछे तो कॉपर होता है, Cu होता है दोस्तों इंग्लिश। इधर देखिए, आप अगर सोने का आपसे कोई पूछे तो Au हो जाएगा। Au मतलब होता है ओरम। क्या होता है दोस्तों? Au मतलब होता है ओरम। क्या होता है दोस्तों? ओरम होता है। ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बल का मात्रक क्या होता है? दोस्तों ये बेल नहीं होगा, क्या होगा यहां पर? बल होगा। दो एक सेकेंड। बल का मात्रक होगा, क्या होगा दोस्तों? तो आप देख सकते हैं, क्या वॉट होता है? क्या एम्पियर होता है? क्या ओम होता है? क्या न्यूटन होता है? क्या दोस्तों जो वॉट है ना, वॉट आप देख सकते हैं शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। शक्ति की और भी मात्रक है दोस्तों, जैसे हॉर्स पावर होता है। क्या होता है दोस्तों? जैसे हॉर्स पावर होता है। हॉर्स पावर होता है। एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं दोस्तों। ये वाली बात आपको आनी चाहिए। इसी प्रकार से ओम क्या है दोस्तों? ये जो ओम है ना, ये प्रतिरोध का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रतिरोध का ये मात्रक है। इसको ऐसे एक साइन से डिनोट करते हैं अपन। इस तरह का एक साइन होता है दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप देखिए जो एम्पियर है ना दोस्तों, ये विद्युत धारा का मात्रक है। किसका मात्रक है? यह है विद्युत धारा का मात्रक है। किसका मात्रक है दोस्तों? विद्युत धारा का मात्रक है दोस्तों। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूटन होता है ये बल का मात्रक है दोस्तों। किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। कि भैया कितना बल लगाया अपन ने इस दीवार के ऊपर, या उस वस्तु को उठाने में कितना बल अपन ने लगाया, या उसको दबाने में कितना बल लगाया। 1 न्यूटन लगाया, 10 न्यूटन लगाया, 50 न्यूटन लगाया, तो बल का मात्रक क्या होगा दोस्तों? न्यूटन होगा। अगला प्रश्न आप देखिए जरा, क्या है? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? अब आया ना मजेदार प्रश्न तो दोस्तों, मजेदार प्रश्न आया है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या होम्योपैथी कहलाता है? क्या ठीक है, क्या ऑप्टोलॉजी कहलाता है? क्या ऑन्कोलॉजी कहलाता है? क्या दोस्तों, या ऑर्थोलॉजी कहलाता है? दोस्तों क्या क्या है यह आप देख सकते हैं यहां पर। जैसे कि होम्योपैथी क्या होता है? होम्योपैथी
आपने सुना होगा दोस्तों, चिकित्सा की पद्धतियों के बारे में सुना होगा। किसके बारे में सुना होगा? चिकित्सा पद्धतियों के बारे में सुना होगा आपने। ठीक है दोस्तों, चिकित्सा पद्धतियों के बारे में सुना होगा। और इन चिकित्सा पद्धतियों के अंदर आपने सुना होगा, एक तो एलोपैथी खूब चल रहा है आजकल। एलोपैथी, एलोपैथी की दवाइयां क्या करती है? रोग को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाती है, केवल रोग के लक्षणों को कुछ समय के लिए दबा देती है। जैसे पैर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर ने एक गोली दी, गोली को लिया और घुटने का दर्द तुरंत गायब। ठीक नहीं हुआ है, ओनली फॉर उस दर्द को हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। किसने रोक दिया? मस्तिष्क और हमारे पैर के बीच में कनेक्शन है दोस्तों, उस कनेक्शन से ही पैर का दर्द हमारे मस्तिष्क तक आ रहा है और हमें महसूस हो रहा है कि हमारे पैर में दर्द हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम एलोपैथी की दवाई लेंगे, ये दवाई एक ऐसा केमिकल छोड़ेगी जो हमारे मस्तिष्क और पैर के बीच में एक क्या बना देगी? एक अवरोध बना देगी दोस्तों, और उस अवरोध के कारण पैर का दर्द मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन पैर ठीक नहीं हुआ है, सिर्फ पैर के दर्द को दबा दिया गया है, महसूस नहीं होने दिया जा रहा है, पैर की बीमारी यूं की यूं ही बनी रहेगी। दोस्तों एलोपैथी दवाएं ऐसी होती है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ मामलों में अच्छी भी होती है एलोपैथी। आप देखिए दोस्तों, आयुर्वेदिक होती है, आयुर्वेदिक दवाइयां। आयुर्वेदिक के बारे में आपने सुना होगा। किसके बारे में सुना होगा दोस्तों आपने? आयुर्वेदिक के बारे में आपने सुना होगा। ये आयुर्वेदिक क्या होता है? यहां पर प्राकृतिक चिकित्सा होती है, चिकित्सा होती है। प्रकृति द्वारा जो चीजें प्राप्त हो रही है, जो जड़ी बूटियां प्राप्त हो रही है, जड़ी बूटियां प्राप्त हो रही है, जड़ी बूटियां जो प्राप्त हो रही है दोस्तों, उन जड़ी बूटियों के द्वारा दोस्तों इलाज किया जाता है। क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। बाबा रामदेव आ जाते हैं, ए बहन, ए कूदो बहन, ऐसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर लोग क्या फिट भी हो रहे हैं। आई बात आपको समझ में? तो यहां पर आप देखिए, आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा की ये पद्धति है, जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है, साइड इफेक्ट नहीं होता है इसका। इसी प्रकार से दोस्तों एक होम्योपैथी भी है। ये होम्योपैथी क्या है? यहां पर आप देखिए होमोपैथी, यहां पर आप देखिए दोस्तों, ये होमोपैथी क्या है? होमोपैथी शब्द है ना, ये एक यूनानी शब्द है दोस्तों। कैसा शब्द है? ये एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों? यह एक सेकेंड, यह एक ग्रीक शब्द है दोस्तों। दो शब्दों से मिलकर बना है यह शब्द, होमो एंड पैथी। होमो एंड पैथी। होमो मतलब क्या होता है दोस्तों? सिमिलर। होमो मतलब क्या होता है? सिमिलर। और दोस्तों पैथी का मतलब क्या होता है? पैथी का मतलब होता है सफरिंग। होम्योपैथी शब्द एक ग्रीक शब्द है दोस्तों, जो कि दो शब्दों होमो और पैथी से मिलकर बना है। होमो मतलब होता है दोस्तों सिमिलर, पैथी मतलब होता है सफरिंग। अर्थात दोस्तों ये जो होम्योपैथी है ना, ये समरूपता के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? समरूपता के ये सिद्धांत पर कार्य करती है। समरूपता के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। क्या है यह समरूपता का सिद्धांत? इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि जो दवाई शरीर में जो रोग उत्पन्न कर सकती है, जो दवाई या जो दवा जो रोग शरीर में उत्पन्न कर सकती है, उसे ठीक भी कर सकती है, उसे कर सकती है। कम मात्रा में लेने पर, कम मात्रा में देने पर, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा ना पीछे लिखता हूं दोस्तों। क्या है होम्योपैथी का सिद्धांत? क्या है? समरूपता के सिद्धांत पर कार्य करती है, क्योंकि बड़ा है थोड़ी बात। होम्योपैथी ये समरूपता के सिद्धांत पर
कार्य करती है। क्या बताया गया है? समरूपता के सिद्धांत का मतलब क्या है कि दवा जो रोग के लक्षण किसी स्वस्थ मनुष्य में उत्पन्न कर सकती है, उत्पन्न कर सकती है, उसी दवा की कम मात्रा का उपयोग करके रोगी में रोग को उसी रोग के लक्षणों को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों इसको समझिए, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोल रहा है कि देखो बिल्कुल ही अलग सिद्धांत है। होम्योपैथी समरूपता के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या बताया गया है कि यहां पर ऐसी दवाइयों का उपयोग किया जाता है जो अगर किसी स्वस्थ मनुष्य को दे दी ना, तो उस दवाई के द्वारा उस स्वस्थ मनुष्य में रोग उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? लेकिन अगर उसी ही दवाई को आप कम मात्रा में किसी रोगी को देते हो, स्वस्थ मनुष्य को नहीं, रोगी को देते हो, तो उस रोगी के वो लक्षण उस दवाई के द्वारा ठीक हो जाएंगे जो लक्षण वो स्वस्थ मनुष्य में उत्पन्न कर रही थी। दोस्तों मतलब जो दवाई स्वस्थ को बीमार बना सकती है, वही दवाई रोगी को उस बीमारी से बचा भी सकती है। बस शर्त क्या है? उसे कम मात्रा में दिया जाना चाहिए। तो ये होम्योपैथी का सिद्धांत है दोस्तों। तो दोस्तों होम्योपैथी तो होगा नहीं यहां पर। ऑप्टोलॉजी क्या होता है दोस्तों? इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कर्ण विज्ञान। क्या है दोस्तों? यह है कर्ण विज्ञान। कर्ण विज्ञान में क्या होता है? कान का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कान का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। किसका अध्ययन किया जाता है? कान का अध्ययन किया जाता है। कोई कान में कोई बीमारी वगैरह हो जाए। इसी प्रकार से आप दोस्तों देख सकते हैं ऑन्कोलॉजी। कैंसर में क्या होता है? कैंसर में क्या होता है दोस्तों? कैंसर में आप देख सकते हैं, एक सेकंड दोस्तों, दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर कैंसर में क्या होता है, ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर हो जाता है, और ट्यूमर को अबूर्त भी बोल सकते हैं। अबूर्त के जो अध्ययन को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? अबूर्त या कैंसर के जो अध्ययन को क्या कहते हैं अपन? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर में गांठें हो जाती है, शरीर में ट्यूमर हो जाता है, जिसे अबूर्त कहते हैं हिंदी में। और इस अबूर्त या इस ट्यूमर के अध्ययन को ही दोस्तों ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। जबकि दोस्तों ये ऑर्थोलॉजी क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं दो, यहां पर देख सकते हैं दोस्तों आप, एक तो क्या होता है यहां पर, एक तो होता है यहां पर दोस्तों, एक तो होता है ऑर्थोलॉजी, एक होता है ऑर्निथोलॉजी। ये ऑर्थोलॉजी क्या है? सही बोलने का अध्ययन। कोई व्यक्ति सही प्रकार से बोल रहा है नहीं बोल रहा है, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। जबकि दोस्तों ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों यहां तक तो आ गई बात आपको समझ में। अगला प्रश्न क्या है? सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है? आपने सुना होगा
कि 24 कैरेट का ये हार बनाया गया है, तो भैया कैरेट में मापी जाती है, किलोग्राम में भी नहीं होती है, ग्राम में भी नहीं होती है। जूल तो क्या है भैया, ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है भैया जूल तो। लेकिन आप देख सकते हैं कैरेट में मापी जाती है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, जो 24 कैरेट होता है वो सबसे शुद्ध सोना होता है। क्या होता है, सबसे शुद्ध सोना होता है दोस्तों। क्या होता है, सबसे यह शुद्ध सोना होता है, सबसे शुद्ध सोना होता है। अभी कभी कुछ आप लो ना तो 24 कैरेट का लेना, या 23 पॉइंट कुछ होता है ना 90 कैरेट, उसका लेना, सबसे शुद्ध होता है। इसमें सोना कम होता है और दोस्तों इसमें तांबा कम होता है। ठीक है दोस्तों, सोना ज्यादा होता है, तांबा कम होता है 24 कैरेट में। यहां पर आप देखिए, सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? क्या हाइड्रोजन होती है, क्या हीलियम होती है, क्या लिथियम होता है, क्या नाइट्रोजन होता है क्या? दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोस्तों कि जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का प्रतीक है H, हीलियम का है He दोस्तों, लिथियम का है Li, और दोस्तों नाइट्रोजन का क्या है N है दोस्तों। ये बातें भी आपको आनी चाहिए। इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि सूर्य पर दोस्तों हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस होती है सूर्य पे। और आपको पता है दोस्तों कि वहां पर हाइड्रोजन गैस के दो परमाणु मिलकर, हाइड्रोजन गैस के दो परमाणु मिलकर हीलियम गैस का एक परमाणु बनाते हैं। वहां पर नाभिकीय संलयन हो जाता है। नाभिकीय संलयन का मतलब है जब दो छोटे परमाणु मिलकर एक मोटा परमाणु बना देते हैं तो इसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इस नाभिकीय संलयन में बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। और इस बहुत अधिक ऊर्जा के कारण ही सूर्य पर हमेशा प्रकाश और गर्मी रहती है। तो सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस पाई जाती है दोस्तों। यहां पर अगला प्रश्न आप देखिए, लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा? भैया आप देख सकते हैं 118 तत्व खोजे जा चुके हैं अब तक। तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को दोस्तों क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं दोस्तों। एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को क्या बोलते हैं अपन? तत्व कहते हैं दोस्तों। और आपको पता है कि 118 तत्वों को जमा दिया गया है। आई बात आप सुनो। एक आपने सुना होगा परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या है? कि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या आपको पता है दोस्तों कि किसी तत्व के अंदर, आपको पता है दोस्तों कि किसी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वितने उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? वितने उसके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं। आपको पता है कि परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक क्या है? आप समझिए 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। 118 तत्वों को व्यवस्थित करना होगा, एक टेबल में रखना होगा, एक सारणी में जमाना होगा। यूं तो नहीं है ना कि यूं ढेर लगा दिया 118 तत्वों का कि कोई सा भी लिख दिया, चलो लिथियम मिला पहले नंबर पे लिथियम, फिर हाइड्रोजन मिला दूसरे नंबर पर। ऐसे नहीं, पहले सभी तत्वों का अध्ययन किया, फिर पता लगाया कि जैसे हाइड्रोजन में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको पहले नंबर पर रख दिया। ठीक है दोस्तों, कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें? एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका परमाणु क्रमांक 1 हो गया। फिर पता लगाया कि हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको दूसरे नंबर पर रख दिया। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या देखा इन्होंने कि लिथियम के अंदर एक लिथियम धातु है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण से तीसरे नंबर पर रख दिया। तो अपन क्या कह सकते हैं कि लिथियम का जो रोल नंबर या जो परमाणु क्रमांक है वो 3 होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? 3 होगा। जबकि आप देख सकते हैं 2 नंबर पर कौन होगा दोस्तों? हीलियम होगा। क्या होगा? हीलियम होगा। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं बेरिलियम जो होता है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए भैया बेरिलियम का परमाणु क्रमांक क्या हो गया? 4 हो गया दोस्तों। आई बात आपको समझ में? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन।
ठीक है दोस्तों। और कार्बन, यहां पर छठे नंबर पर क्या है दोस्तों, कार्बन है दोस्तों। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो भैया लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या हो गया लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया। जबकि हीलियम का क्या है, हाइड्रोजन का क्या है, 1 है, हीलियम का क्या है, 2 है दोस्तों, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है दोस्तों। आई बात आपको समझ में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम दोस्तों। इसी प्रकार से एक बोरोन होता है, क्या होता है, बोरोन होता है, बी से 5 होता है। क्यों है 5 नंबर पे वो, क्योंकि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है भैया। आई बात आपको समझ में। छठे नंबर पर कार्बन को रख दिया क्योंकि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये वाली बातें आपको आनी चाहिए दोस्तों। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, क्या नियोन गैस काम में आती है, क्या रेफ्रिजरेटर के अंदर कार्बन काम में आता है, क्या फ्रियोन गैस काम में आती है, क्या नेफ्रॉन गैस काम में आती है दोस्तों, क्या है ये नियोन। तो एक नियोन का प्रतीक है एनी, और दोस्तों ये अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। इस गैस की संयोजकता क्या है, संयोजकता है इसकी 0। 0 का मतलब है कि यह गैस इतनी ज्यादा अक्रिय है, इतनी ज्यादा निष्क्रिय है कि ना तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेती है ना देती है, इसको कोई मतलब ही नहीं किसी से, ये प्रकृति में अपने मुक्त रूप से पड़ी रहती है, मजे करती है। ठीक है, तो नियोन के बारे में आपको पता चल गया, अक्रिय गैस है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों फ्रियोन क्या है, फ्रियोन, फ्रियोन ये फ्रिज में, फ्रिज एसी में ठंडा करने वाली गैस है, ठंडा करने वाली गैस है दोस्तों। आप देख सकते हैं जो एसी होता है, जो फ्रिज होता है, उसमें एक सिलेंडर होता है और सिलेंडर में ये फ्रियोन गैस भरी रहती है जो कि वातावरण को या फ्रिज को या कमरे को ठंडा करने के काम में आती है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों ये जो फ्रियोन है ना, ये फ्रियोन ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है, ओजोन परत में छेद कर रहा है, क्या कर रहा है, छेद कर रहा है। ये वाली बात आपको आनी चाहिए। प्रदूषण हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, ये वाली बात आ गई आपको समझ में। तो रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन गैस काम में आती है। जबकि कार्बन के बारे में तो आपको बता ही दिया कि कार्बन का भैया प्रतीक तो क्या है, सी है। ठीक है, छठे नंबर पर है, इसका परमाणु क्रमांक क्या हो गया, 6 हो गया। इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि कार्बन से हीरा बना हुआ होता है, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ये सब किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में जो यौगिक होते हैं ना वो कार्बन की होते हैं, जिन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। नेफ्रॉन क्या है भैया, ये किडनी में पाए जाने वाली, किडनी में क्या, किडनी में पाई जाने वाली नलियां होती है दोस्तों। क्या होती है, नलियां होती है। यह नलियां क्या करती है, यह रक्त को फिल्टर करके, रक्त को फिल्टर करके मूत्र निर्माण करती, क्या करती है, मूत्र निर्माण करती है दोस्तों। ये वाली बात आपको आनी चाहिए। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड कैसी गैस है दोस्तों, तीव्र गंध युक्त गैस है, क्या गंधहीन गैस है, या रंगहीन गैस है, या लाभदायक गैस है दोस्तों। तीव्र गंध वाली गैस है। जब आप देखिए, जब कोयला, पेट्रोल, डीजल या जीवाश्मीय ईंधन, ये जीवाश्मीय ईंधन किसे कहते हैं, जो मरे हुए जीव हैं उनके शरीर के जो सड़े गले अवशेषों से बना हुआ जो ईंधन होता है उसे ही दोस्तों जीवाश्मीय ईंधन कहते हैं। करोड़ों साल पहले जो जीव जंतु पेड़ पौधे जमीन में दब गए थे, वो धीरे धीरे पृथ्वी के दाब के कारण, पृथ्वी के अंदर के ताप के कारण किस में बदल गए, जीवाश्मीय ईंधन में बदल गए, जिसके उदाहरण क्या है, कोयला, पेट्रोल, डीजल। जब इसको आप जलाते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, इसको आप जलाते हैं तो दोस्तों क्या निकलती है, SO2 गैस निकलती है। क्या निकलती है, SO2 गैस निकलती है। भैया जो ये SO2 गैस होती है यह एक वायु प्रदूषक है। क्या है, यह है वायु प्रदूषक गैस है। कैसी गैस है, वायु प्रदूषक गैस है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये जो गैस है ना, इसके द्वारा कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। आंखों में जलन हो सकती है, आंखों में क्या होती है, लोगों के
जलन होती है, आंखों में क्या होती है, जलन होती है। और तो और दोस्तों अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, अम्ल वर्षा के द्वारा, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ये जो गैस है ये उड़ती हुई ऊपर पहुंच जाती है और बादलों में जो पानी होता है ना उससे क्रिया कर लेती है। बादलों का जो पानी होता है ना वो सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है, ये H2O क्रिया कर लेता है। तो क्या बन जाता है दोस्तों, बादलों में H2SO4 बन जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल जब बारिश के साथ में बरसता है, हमारे ऊपर गिरता है, तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। इसके कारण हम त्वचा झुलस जाती है, पेड़ पौधों की पत्तियां खराब हो जाती है। ये सारी की सारी ध्यान रखनी है दोस्तों आपको बातें। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक तीव्र गंध युक्त प्रदूषण फैलाने वाली गैस है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। सबसे बड़े अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है दोस्तों? अगर कोई आपसे बोले ना कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है दोस्तों, तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी तो कौन सा है दोस्तों? शतुरमुर्ग है। कौन सा है दोस्तों? शतुरमुर्ग है। और सबसे बड़ा अंडा भी क्या होता है? शतुरमुर्ग का ही होता है। और आपसे कोई बोले ना सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो शतुरमुर्ग का अंडा ही सबसे बड़ी कोशिका है। दोस्तों ये उड़ने वाला स्तनधारी है। क्या है? ये है उड़ने वाला स्तनधारी है। क्या है ये दोस्तों? ये उड़ने वाला स्तनधारी है। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात आपको आनी चाहिए। अगला प्रश्न आप देखिए, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों आप देख सकते हैं जो विटामिन A, D, E, K, ये वसा में विलय विटामिन है, वसा में विलय विटामिन है। इसी प्रकार से विटामिन B और C जल में विलय विटामिन है, जल में विलय विटामिन है। इसलिए आपसे बोला जा सकता है कि सब्जियों को ज्यादा काटने या छिलने के बाद में, या फ्रूट को ज्यादा छिलने के बाद में ज्यादा धोना नहीं चाहिए। जैसे एप्पल को आपने अच्छे से छिल के काट लिया, अब एप्पल को काटने के बाद आपको धोना नहीं है। आपने खीरे को अच्छे से छिल लिया और सलाद बना ली, उसके बाद उसको आपको धोना नहीं है। धोगे तो जो उसमें विटामिन बी और जो सी है जो कि जल में विलय होते हैं वो घुलकर निकल जाएंगे, तो आपको विटामिन ही प्राप्त नहीं हो पाएंगे दोस्तों। ये वाली बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। आपको बताया विटामिन ए किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। गाजर में ठूस ठूस के भरा रहता है विटामिन ए, और इसकी अगर कमी हो जाए दोस्तों, इस विटामिन की कमी हो जाए तो रतौंधी रोग हो जाता है। रात को दिखाई नहीं देता है दोस्तों। क्या नहीं दिखाई देता है? दिखाई नहीं देता है रात को। आई बात आपको समझ में? तो सही उत्तर होगा ए होगा दोस्तों। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। विटामिन बी का नाम अपन बोल सकते हैं थायमीन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विटामिन बी को थायमीन बोलते हैं दोस्तों। आई बात आपको समझ में? और विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग हो जाता है। भैया किस में मिलता है? यह आपको मिलेगा दूध, अंडे वगैरह के अंदर ये खूब पाया जाता है। इसी प्रकार से विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लग जाते हैं, दांतों से खून आने लग जाता है, छाले हो जाते हैं, होंठ फट जाते हैं, मुंह से संबंधित बीमारी हो जाती है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों? आंवला है। सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है आंवला में, फिर मिलता है हरी मिर्च के अंदर। और दोस्तों जितने भी खट्टे जो फल है, नींबू कुल वाले फल है, जैसे संतरा, मौसम्बी, नींबू, सभी में विटामिन सी पाया जाता है। और दोस्तों ऐसा विटामिन जो हमारे शरीर में संश्लेषित होता है उसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स बीमारी हो जाती है। रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा ना आपको, चाहूं तो मैं एक पूरी 2-4 पेज की एक टेबल बना दूं यहां पर पूरी इनकी, लेकिन मैं अगर ऐसा करूंगा ना दोस्तों तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है दोस्तों? ओजोन परत, यहां पर आप देखिए ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक परत पाई जाती है। ये परत बनी हुई है, ये ओजोन गैस से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? O3 गैस की परत पाई जाती है। ये परत दोस्तों क्या करती है? जो सूर्य से आने वाले जो विकिरण है, जो सूर्य से आने वाले जो यूवी विकिरण है, कैसे विकिरण है? यूवी विकिरण, अल्ट्रावायलेट विकिरण, जिसे अपन पराबैंगनी प्रकाश भी कहते हैं। इस
प्रकाश के विकिरणों को ये फिल्टर कर देती है, और जो केवल जो छोटे मोटे जो विकिरण है वही हमारी पृथ्वी तक आ पाते हैं। हानिकारक यूवी विकिरणों को, अल्ट्रावायलेट विकिरणों को ये परत रोक लेती है, पृथ्वी की तरफ आने नहीं देती है। लेकिन आजकल आप देखेंगे दोस्तों कि आजकल हम फ्रिज के अंदर, फ्रिज में आप देख सकते हैं दोस्तों, ठंडा करने वाली गैस होती है, ठंडा करने वाली एक गैस है। ठंडा करने वाली जो गैस होती है ना दोस्तों, उस गैस का क्या नाम है? फ्रेयॉन। क्या नाम है दोस्तों? फ्रेयॉन है। और इस फ्रेयॉन के अंदर होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है दोस्तों? CFC की फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है। ये जो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन क्या कर रहा है दोस्तों? ओजोन परत, ओजोन को तोड़ रहा है, ऑक्सीजन और O में तोड़ देता है। तो ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है दोस्तों। तो ये भी सही उत्तर हो गया। और पराबैंगनी किरणें भी नुकसान पहुंचा रही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? A और B। ओजोन परत को क्या कर रहा है दोस्तों? नुकसान पहुंचा रहा है। अगला प्रश्न आप देखिए, ध्वनि का मात्रक क्या होता है? ठीक है दोस्तों, ये हर्ट्ज क्या है? आवृत्ति का मात्रक क्या है दोस्तों? आवृत्ति का मात्रक क्या है दोस्तों? हर्ट्ज है। ठीक है दोस्तों, आपसे कोई बोले ना ध्वनि, ध्वनि या शोर, शोर का मात्रक क्या है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? यहां पर डेसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा। डीबी हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा HZ। ठीक है दोस्तों, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्वनि का मात्रक क्या है? डेसिबल होगा दोस्तों। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, अगला प्रश्न भी देख लीजिए। BCG का टीका किस बीमारी से बचने के लिए लगाया जाता है? दोस्तों BCG की फुल फॉर्म है बेसिल कालमेट, बेसिल कालमेट ग्यूरिन। ठीक है दोस्तों, और टीबी रोग से बचाव के लिए, टीबी या यक्ष्मा या तपेदिक भी बोलते हैं इसको, रोग से बचाव के लिए, बचाव के लिए ये टीका लगा दिया जाता है बच्चों में, ताकि इसको टीबी ना हो। टीबी रोग के अंदर क्या होता है? ये जो जीवाणु होते हैं ना दोस्तों, ये जीवाणु हवा द्वारा फैलते हैं। जीवाणु होते हैं, क्या नाम है जीवाणु का? माइक्रो बैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम, एक सेकेंड, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा यह होता है दोस्तों। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा यह रोग होता है, और यह हवा के द्वारा प्रसार होता है इनका। कैसे होता है दोस्तों? हवा के द्वारा ये फैलते हैं। अगर किसी को टीबी और अगर वो खांस रहा है करके, तो हवा के द्वारा मुंह में से ये जीवाणु निकलेंगे और स्वस्थ व्यक्ति की नाक में घुस जाएंगे, मुंह में घुस जाएंगे। उसको भी क्या हो जाएगा भैया? टीबी बीमारी हो जाएगी, उसको भी खांसी हो जाएगी, उसका शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात आपको आनी चाहिए दोस्तों। तो सही उत्तर क्या होगा? BCG का टीका किस में लगाया जाता है? टिटनेस में लगाया जाता है दोस्तों। आई बात आपको समझ में? वैसे एक सेकंड दोस्तों, क्षय रोग में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? क्षय रोग में लगाया जाता है दोस्तों। जो टिटनेस में तो कौन सा टीका लगाते हैं अपन? इसमें जो टीका लगाते हैं ना दोस्तों, वो लगाया जाता है DP टीका। किसका लगाया जाता है? DP टीका। क्या फुल फॉर्म है इसकी? डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया पर्टुसिस, पर्टुसिस, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस, टिटेनस। दोस्तों जो ये DPT का टीका है ना, क्या है दोस्तों? जो ये DPT का टीका, ये 3 बीमारियों से बचा रहा है। डिप्थीरिया से, पर्टुसिस से, पर्टुसिस मतलब काली खांसी होता है, ठीक है ना, टिटनस से, 3 बीमारियों से ये आपको बचा रहा है DPT का टीका। याद रखना ये वाली बात आप, ठीक है ना। तो सही उत्तर तो क्या हो जाएगा? क्षय रोग, ठीक है, या टीबी रोग से बचाता है BCG का टीका। अगला प्रश्न आप देखिए दोस्तों, पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन सा तत्व पाया जाता है? पानी में ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ में कौन सा तत्व पाया जाता है?
तो भैया सबको पता है पानी क्या है, इसका फॉर्मूला H2O। ये भैया ऑक्सीजन है, क्या है, यह ऑक्सीजन है। और ये क्या है, यह है हाइड्रोजन। तो कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों, हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा, रेडियो के आविष्कारक कौन हैं भैया, ग्राहम बेल। बेल जब बजती है ना ट्रिंग ट्रिंग, किस में बजती है, टेलीफोन। तो भैया टेलीफोन के आविष्कारक तो कौन है, ग्राहम बेल। ठीक है दोस्तों, मार्कोनी ने एक सिद्धांत दिया था, क्या दिया था, एक सिद्धांत दिया था, एक सिद्धांत दिया था जिसके द्वारा हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेशों को भेजा जा सकता है, भेजा जा सकता है, या आवाज को भेजा जा सकता है। मार्कोनी ने क्या बताया, बहुत पुरानी बात है, आज के 150-200 साल पुराना। इन्होंने बताया कि है ना, मैंने एक ऐसा सिद्धांत बना लिया है कि मैं यहां बैठा बैठा अपनी आवाज को ना उस कोने में वहां पहुंचा सकता हूं। एक ऐसी मशीन बनाई है। इसके दोस्तों ने बोला क्या पागल हो गया क्या, पकड़ के कमरे में बंद कर दिया, पागल खाने से डॉक्टर को बुला लिया, तो बावड़िया हो गया। लेकिन जब इनकी बात आगे जाकर सच साबित हुई ना, तब पता चला लोगों को कि ये कोई पागल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा लाइफ में होता है, हम कुछ नया कुछ करना चाहते हैं और दुनिया मजाक उड़ाती है, अरे तारे से कहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये सब फालतू की बात है, आपको जो करना है आप पूरा प्रयास करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो मार्कोनी ने एक सिद्धांत दिया था जिसके द्वारा हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेशों को भेजा जा सकता है। ठीक है, और इसी सिद्धांत से आगे जाकर दोस्तों रेडियो का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ, रेडियो का आविष्कार हुआ दोस्तों। थॉमस एडिसन ने तो दोस्तों बल्ब का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था, बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, बल्ब का आविष्कार किया था। और बहुत सारे इनके नाम, ऐसा माना जाता है 2000 आविष्कार किए हैं इन्होंने, 2000 आविष्कार किए हैं इन्होंने। भैया 2-2 दिन तक सोते नहीं थे, काम करते रहते थे लगातार। ठीक है, तो ये वाली बात आपको आनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों, जो और आज हमने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करे हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। आप सभी अपना ख्याल रखना मेरे प्यारे भाइयों। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।